ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड। ठीक है, हमारे पास एक ऑटोकैड में ड्राइंग बनी हुई है। इसको मुझे मास्टर कैम में लेके आना है और फिर इसके ऊपर प्रोग्राम बनाना है। तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी उसके लिए हमारे को वो समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी फाइल है उसको सेव करना है। ठीक है, अगर कहीं स्टार लगा हुआ हो ना किसी भी फाइल के साथ, तो इसका मतलब वो सेव करने को कह रहा है। ठीक है, ये देखो स्टार लगा है ना, तो इसका मतलब ये फाइल हमारे को कह रहा है कि सेव कर लो इसको। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास ना यहाँ पे एक वर्ड यूसीएस होता है ऑटोकैड में। वर्ड यूसीएस क्या होता है कि जब हम ऑटोकैड खोलते हैं, नई फाइल खोलते हैं, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, वो कैसे पता लगता है, वो वर्ड यूसीएस से पता लगता है। तो वो अपनी जगह पे आ जाता है। अब हमारी ड्राइंग यहाँ पड़ी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पड़ा है, तो अगर मैं मास्टर कैम में खोलूंगा तो भी वो इतनी दूर ही चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मूव कमांड लेके इस ड्राइंग को उठाएंगे, यहां से उठा के 0,0 पे ले जाएंगे। तो ये ड्राइंग जो है वहां पे आ गई। ठीक है, हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं हिलाना, हमारे को ड्राइंग को हिलाना है। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम उठा के कहीं रख लेते हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, हमारे को जो वर्ड वाला है उसके हिसाब से काम होगा। ठीक है, जो मतलब जब नई फाइल खोलते हैं वहां जहां कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा होता है, फिर इस फाइल को करना है सेव। सेव कर लो या एक्सपोर्ट कर लो या सेव एज कर लो। सेव एज करेंगे, इसका पाथ देखेंगे कहाँ सेव हो रही है, और इसको डीएक्सएफ करना है डीएक्सएफ कर लो, डीडब्ल्यूजी करना है डीडब्ल्यूजी कर लो। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट कर सकते हैं, हम डीडब्ल्यूजी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डीडब्ल्यूजी करके इसको सेव किया। कहता डू यू वांट टू रिप्लेस इट, जो पहले वाली है उसको रिप्लेस कर दें, हमने यही कर दिया, वो रिप्लेस हो गई। ठीक है, अब हम मास्टर कैम खोल लेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे जो मेरी फाइल है। वो फाइल कहाँ पड़ी थी, डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में हमारे को कौन सी फाइल चाहिए, ऑटोकैड वाली फाइल चाहिए, और इसका नाम क्या है, डेल। ओपन करेंगे तो वो फाइल हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो सारी चीजें आ गई। अब मास्टर कैम में हमारे को ब्लैंक करना आता है, हम फालतू की चीजें ब्लैंक करना चाहते हैं, तो एक और कमांड सीखो कि अगर मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और ये भी सिलेक्ट कर लिया, लाल वाला। अच्छा, एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे कलर फिल्टर भी है। कलर, कलर में अगर मैं यहाँ पर रेड वाले को टिक कर देता हूँ, ऑल एंटिटी, सर कलर फिल्टर कहाँ से आया हो गया और ये सबसे नीचे है, सिलेक्ट ऑल एंटिटी बाय कलर। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रेड वाले को ओके कर देता हूँ, तो वो रेड वाले को छोड़ देगा, बाकी को सिलेक्ट कर देगा। समझ रहे, दोबारा कर रहा हूं मैं, एस्केप करके ये खोलो, कलर, सिलेक्ट ऑल बाय कलर, रेड को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो ये सिर्फ रेड वाली सिलेक्ट हो गई, बाकी की छूट गई। ठीक है, तो अगर इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ होम में जाके हाइड कर दूं, तो जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो रह जाएगा, बाकी का सारा गायब हो जाएगा। समझ रहे हो बात, मतलब ब्लैंक से उल्टा है। हाइड में क्या है, जो चीज मैंने सेलेक्ट की वो बच जाएगी, बाकी का हाइड हो जाएगा। ये मुझे नहीं चाहिए, जो लाइन नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर सकते। ठीक है, अनहाइड में वापस हैं वो सारी, पर हमने थोड़ी देर के लिए उसको हाइड कर दिया। ठीक है,
कलर फिल्टर का भी समझ में आया, जिसको सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी छोड़ देगा। तो एक बात हमारे को ये समझ में आ गई। फिर हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मूव टू ओरिजिन करके, जहां पे भी आपको ओरिजिन रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्लेन पे जाओ, टॉप पे क्लिक कर दो तो ZXYZ नजर आए। ठीक हो गया, इतना बात समझ में आ गई। मतलब हम ऑटो कैड की फाइल को बड़े इजीली मास्टर कैम में ला सकते हैं। ठीक है, और इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। कितना एक्सट्रूड करना है? मैं कह जी 30। ठीक है, अगर मेरे को रिवॉल्व करना है तो रिवॉल्व भी कर सकते हैं। सेंटर में लाइन लगाओ, सॉलिड में जाओ, रिवॉल्व, चेंज सेलेक्ट। अब आगे नहीं जा रहा है ना, कोई बात नहीं। फालतू की चीज को ट्रिम कर दो, जो चीज नहीं चाहिए, हमारे को आधा ही चाहिए, तो हम फालतू की चीज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लाइन सेंटर में चाहिए एक, ये आंखें खोल के लगा देनी है। और सॉलिड में जाना है, रिवॉल्व, चेन सेलेक्ट, ओके, एक्सेस सेलेक्ट, यहाँ से कट बॉडी, ओके, शेड चेंज करेंगे तो ये हमारी ड्राइंग जो है बन गई। ठीक है, तो ये तो बात थी रिवॉल्व की। रिवॉल्व की नहीं, इसमें हमने क्या किया, सिंपल सा, हमने ऑटोकैड में ड्राइंग बनाई, उसको मास्टर कैम में ओपन कर लिया, और उसको चाहे एक्सट्रूड कर लो चाहे रिवॉल्व कर लो, जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो एक बात हमारे को ये समझनी थी। ठीक है, ये चैप्टर क्लोज है। दूसरी बात एक और समझनी है, कि मान लो मेरे पास मास्टर कैम है, अब मैं नई बात बता रहा हूँ बिल्कुल हट के, कि मेरे पास मास्टर कैम में क्या है, कोई ड्राइंग बनी हुई है, मान लो मास्टर कैम में हमने एक मॉडल लिया और उसके ऊपर प्रोग्राम बनाया। ये है ना, अब ये जो फाइल है, ठीक है, या हम बना ही लेते हैं, चलो आपको इजी कर देता हूँ। ठीक है, तो इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये घोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये एक मॉडल है, 3D मॉडल, जिसको हमारे को बनाना चाहते हैं हम। तो हमने क्या किया, यहाँ से कमांड होती है एक, एरिया रफिंग की। ठीक है, वैसे यहाँ पे हो रखा है, हम इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमने डिलीट कर दिया। हमने क्या किया, एरिया, हम क्या करेंगे, इसमें एक मॉडल बनाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, और उन टूल पाथों को एक्सपोर्ट करेंगे किसी और फाइल में। मतलब मुझे रिपीटिशन वाला काम खत्म करना है, मतलब मैं रोज आके एरिया रफिंग से खेल रहा हूँ, वो खत्म करना चाहता हूँ। एक में बना लिए प्रोग्राम, और उसको उठा के किसी और में ले गए, तो वो काम कैसे होगा वो देखने है। तो हमने क्या किया, सारा मॉडल सेलेक्ट किया, एंटर, स्टॉक कितना छोड़ना है, मैंने कहा जी 0। ठीक है, अब मैं जो सेटिंग यहाँ पे करूंगा वही सेटिंग अपने आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आ जाएगी, दूसरे फाइल में। ठीक है, स्टेप डाउन कितना देना है, 0.6, स्टेप ओवर कितना देना है वो बता दो। ठीक है, ट्रिकॉर्डियल मोशन मैंने कहा नहीं चाहिए। तो जो भी सेटिंग करेंगे, इसको ओके किया,
तो ये इसमें मोटे मोटा रफिंग कर देगा। जेड की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अभी हमारा स्टॉक तो गोल था, ये चौरस कट गया। तो पैरामीटर में यहाँ पे टूल पाथ कंट्रोल में ये बाउंड्री को ऑन कर देना है, इंक्लूड शिलोटे बाउंड्री। ये क्या करता है, मॉडल की परछाई ले लेता है। भाई मॉडल गोल है तो ये अपने आप उसको गोल कर देगा, रॉ मटेरियल को। ठीक है, चलो इसी बहाने ये भी समझ में आया। मतलब वो मॉडल के हिसाब से बाउंड्री बना लेता है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक और ऑपरेशन कर रहा हूँ फिनिशिंग के लिए। ठीक है, इनको हम डिटेल में समझेंगे, एरिया रफिंग को भी और फिनिशिंग को भी। सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक और ऑपरेशन करने के लिए कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लिया, मॉडल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, सारी बॉडी सिलेक्ट हो गई। स्टॉक को मैंने 0 कर दिया। टूल कटिंग पैरामीटर में कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं स्टेप डाउन चेंज कर रहा हूँ। स्टेप 1 1 mm का, स्टेप ओवर भी 1 1 mm का। टूल कौन सा चाहिए, टूल हमारे को बॉल नोज चाहिए। ठीक है, 5 mm का बॉल नोज। ओके करेंगे तो ये पूरे एरिया को फिनिशिंग कर देगा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब भी ये ग्रीन कलर का सिंबल आए तो इंतजार करना। अब देखो ये बाहर भी चल गया, मुझे बाहर नहीं चलाना। तो मैं इसको टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड्री दे दूं, देखते हैं ओके करके। मैं नहीं चाहता यहाँ पे चले, दीवारों पे ऊपर ऊपर चलाना चाहता हूँ। मैं बता रहा था जब भी ये ग्रीन कलर का सिंबल आए तो व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर देना है। तो ये देखो इसने सारी जगह फिनिशिंग का टूल पाथ चला दिया। ठीक है, हम थोड़ा सा स्टेप ओवर स्टेप डाउन कम कर देते हैं, 0.25 कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा देखने में ठीक लगे। अब इन दोनों टूल पाथों में मैंने कुछ स्टेप डाउन दिया, कुछ टूल सेलेक्ट किया, कुछ फीड दी, कुछ डेप्थ ऑफ कट दिया और करके प्रोग्राम चला दिया। मान लो मेरी फिनिशिंग अच्छी आ गई, सब कुछ अच्छा आ गया। ठीक है, इसको चला के देखना, चला के भी देख सकते हैं। वेरीफाई किया, वेरीफाई किया और स्पीड देख प्ले कर दिया। तो ये तकरीबन मोटा मोटा वैसा बना देगा। ठीक है, पहले रफिंग हो रही है, फिर उसके बाद फिनिशिंग हो रही है। ठीक है, अभी रेस्ट हम मॉडल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ टूल पाथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हमने 2 टूल पाथ बनाए और उसमें जो भी सेटिंग करूंगा मैं, वो सेटिंग अब हम एक और मॉडल लेंगे, उसमें हम ये वाले दोनों टूल पाथ लेके आएंगे, देखते हैं आते हैं कि नहीं। ठीक है, वैसे तकरीबन तकरीबन तो इसने बना दिया। तो ये तकरीबन तकरीबन बन गया। इसको फिनिशिंग हम किसी और दिन करेंगे, पर फिलहाल हमारे ये 2 टूल पाथ हैं। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। याद रखना है फाइल का नाम क्या है, इसलिए हम सेव एज कर रहे हैं। सेव एज कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट में, इसका नाम है हॉर्स। ठीक है, याद रखना है। अब मान लो मैंने थोड़ा सा सिमिलर पार्ट या कोई डिफरेंट पार्ट ओपन कर लिया यहाँ पे। अब मुझे पता है कि मुझे वही काम करना है सेम, पर मेरा मॉडल कोई और है। मॉडल 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 चाहिए हमारे को एक। मॉडल मान लो ये, ठीक है, ईगल वाला।
ठीक है, तकरीबन सेम जैसा मॉडल है। अब मुझे लगा कि मैं दोबारा दोबारा सारी मेहनत ना करूं, वही दो ऑपरेशन मुझे यहाँ चलाने हैं। तो मैं वो वाले दो ऑपरेशनों को यहाँ कैसे लाऊंगा? यहाँ टूल पाथ पे जाओ, राइट क्लिक करो, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करके वही दोनों वो वाली फाइल, अपनी हॉर्स वाली फाइल को ओपन कर लो। वो थी डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जब मैंने उस फाइल को ओपन किया तो ये दोनों टूल पाथ यहाँ दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको ऐड कर दो। तो वो दोनों टूल पाथ सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गए। पर अभी रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस क्यों है? क्योंकि उसको वो सेम ज्योमेट्री नहीं मिली। अब ज्योमेट्री तो इसमें अलग है, इसमें ज्योमेट्री अलग है, उसमें ज्योमेट्री अलग है। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ से ज्योमेट्री कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर देंगे। ओके, बस और कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ ज्योमेट्री चेंज करनी। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी ज्योमेट्री में जाओ, एरो पे क्लिक करो, कंट्रोल ए दबाओ, एंटर करो। ओके, अब इसमें भी चौरस बन गया है ना। तो कोई बात नहीं, हमारे को आता है, पैरामीटर में जाएंगे हम। हमारे को कटिंग पर यहाँ पे टूल पाथ कंट्रोल में हमने इसको ऑन किया था, इसको ऑन कर देंगे। तो वो उतने उतने एरिया को कटिंग कर देगा। ये भी आ गया, फिनिशिंग वाला भी आ गया, रफिंग वाला। तो मेरी कोई मेहनत नहीं लगी। पहले में देखो हमारे को हर चीज देखनी पड़ रही थी, स्टॉप डाउन कितना, स्टॉक कितना। इसमें सब कुछ अपने आप आ गया, जो वैल्यू वहां थी वही वैल्यू यहाँ पे आ गई। देखो 30% आ गई, हमारे लिंकिंग पैरामीटर आ गए, हमारे टूल पाथ कंट्रोल आ गया, सब कुछ आ गया। जो चीज हमने पहले वाले में सेलेक्ट की, इसमें भी हमने 0.25 किया था, है ना, वो आ गया। जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे वहां पे अपने आप रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो समझना हम चाह रहे थे कि हमने एक फाइल में दो तीन टूल पाथ बना रखे हैं, अगले दिन मुझे किसी और फाइल में सेम टूल पाथ चाहिए, तो मैं उनको इंपोर्ट कैसे करूं। ठीक है, समझ आई बात है? अभी ये हमने 3D वाले किए थे, हमारे को 2D वाले आते हैं ना, तो हम 2D वाले भी कर सकते हैं। देखो, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम क्या करते हैं, एक मॉडल खोलते हैं और जल्दी से इसमें दो तीन टूल पाथ चला देते हैं। एक ये तो कुछ तो लगे भी हुए हैं इसमें, ये एफबीएम को हम डिलीट कर देते हैं। एफबीएम नहीं चाहिए। ठीक है, एफबीएम ग्रुप को ही डिलीट कर देते हैं। तो हमारे को क्या करना है, हमने मशीनिंग में मान लो एरिया रफिंग चलाया, मशीन रीजन, ये देखिए स्टे इनसाइड। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सब कुछ सेट सिलेक्ट बताना पड़ेगा, टूल बताना पड़ेगा कि किस टूल से कटिंग करनी है। एंड मिल, ठीक है, 10 का एंड मिल ले लिया। कटिंग पैरामीटर बताने पड़ेंगे, स्टॉक कितना छोड़ना है, डेप्थ ऑफ कट, मान लो स्टॉक मैंने 1 mm का छोड़ना है, डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ कितनी देनी है, ये सब कुछ हमारे को बताना पड़ेगा। रिकॉर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, ट्रांजिशन हेलिकल चाहिए, ये ओके कर दिया। फिर उसके बाद हमने फिर से एरिया मिल लिया, मशीन रीजन बताया, ठीक है, ओके किया। अब की बार मैं रेस्ट मशीनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, टूल थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, 3 mm का ले लेते हैं। ठीक है, और हमने इसको बोला कि वन अनदर ऑपरेशन, कि इस ऑपरेशन की रेस्ट मशीनिंग करनी है मेरे को। डेप्थ मुझे पता है ये है। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे सब कुछ बताना पड़ रहा है, हेलिक्स चाहिए, ये स्टॉक कितना चाहिए, मैंने कहा जी 0। ओके, तो ये रफिंग हो गई, ये रेस्ट रफिंग हो गई। ठीक है,
एक और ऑपरेशन कर लेते हैं कंटूर का। कंटूर सेलेक्ट किया, ठीक है। चेन ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी, टूल भी बताना पड़ेगा, डेप्थ कहाँ तक जाना है वो भी बताना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ कट भी बताना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 टूल पाथ हो गए, समझ रहे। अब इसको चाहो तो ड्रिल भी कर लो, कोई बात नहीं। कंट्रोल दबा के होल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इनको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद टूल सेलेक्ट करना है, तो हमने कहा जी 6 mm का ड्रिल मारना है हमारे को, ठीक है। डेप्थ हमने कहा जी कैलकुलेट डेप्थ फ्रॉम द होल लाइन, ठीक है। डेप्थ सेलेक्ट कर ली, टूल एक्सिस 3 एक्सिस है, पैकेट ड्रिल करना है, चिप ब्रेकिंग करना है, मतलब जो भी मैं सेटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रिल हो गए। अब इस फाइल को हमारे को करना है सेव। सेव एज कर लेता हूँ ताकि समझ में आए कि कहाँ जा रही है फाइल। हमने कहा ये डॉक्यूमेंट में जा रही है, मिल P1, नाम याद है होना चाहिए। ये नहीं है कि सारा काम करके नाम ही भूल गए, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे को एक और फाइल खोलनी है जिसमें हम इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मान लो ये फाइल हम खोल लेते हैं, ठीक है। और इसमें ड्रिल भी है, इसमें पॉकेट भी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे किसको, जो हमारी फाइल थी वो हमने कही डॉक्यूमेंट में ये वाली फाइल थी, ठीक है। चारों टूल पाथ आ गए, यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करो, चारों पे क्लिक हो गया, ऐड किया तो चारों टूल पाथ ऐड हो गए। पर पंगा वही है, ज्योमेट्री है नहीं, तो ज्योमेट्री हमारे को मशीन रीजन देना पड़ेगा। हमें एक से ज्यादा मशीन रीजन भी दे सकते हैं, पर देने नहीं चाहिए, एक ही ठीक है, ठीक है। स्टे इनसाइड अपने आप है, ओके, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री में भी हमारे को मशीन रीजन देना पड़ेगा। अब 2D वाले में पंगा क्या होता है कि 2D वाले में हमारे को लिंकिंग पैरामीटर भी देने पड़ेंगे, भाई कहाँ तक चलना है, क्योंकि उसकी डेप्थ अलग थी, इसकी डेप्थ अलग है, ठीक है। तो हमारे को पैरामीटर में डेप्थ भी बतानी पड़ेगी। कंटूर की भी ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब किसी को अगर कंटूर और वो नहीं चलाने आते तो उनके लिए नहीं है ये उनके लिए ही है जिनको एरिया मिल कंटूर मिलिंग चलाना आता है, ठीक है क्या नहीं, बात समझ रहे हो मेरी बात। ये 10वीं की होगी तभी +1 के पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारे को ड्रिल चाहिए तो ड्रिल की भी ज्योमेट्री देनी पड़ेगी, तो होल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, ओके किया, रीजनरेट किया। हमारे को कोई ड्रिल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कोई होल सेलेक्ट कर मतलब डेप्थ सेलेक्ट कर, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो जो हमने ऑपरेशन वहां लगाए वो सारे ऑपरेशन यहाँ पे भी आ जाएंगे। पहले रफिंग हुई, फिर उसके बाद रेस्ट मशीनिंग हुई, फिर उसके बाद कंटूर में फिनिशिंग हुई, फिर उसके बाद ड्रिल लग गए। तो मतलब फीड कितनी भरनी है, डेप्थ ऑफ कट कितना भरना है, पिंडल स्पीड कितनी भरनी है, टूल कौन सा लेना है, वो सब कुछ अपने आप हो गया। समझ रहे हो बात को। तो 3D वाले में क्या है, हमारे को डेप्थ नहीं देनी पड़ती क्योंकि वो मॉडल में से 3D चूज कर लेता है। इसमें हमारे को डेप्थ देनी पड़ती है क्योंकि हम वैल्यू भर रहे हैं। ये हो सकता है उसकी डेप्थ अलग हो, उसकी डेप्थ अलग हो, है ना। एक चीज और भी कर सकता हूं मैं, जैसे हमने ये एरिया मिल और ये दोनों टूल पाथ हैं,
ये इस पॉकेट के लिए तो हो गए, पर इसमें कामयाब नहीं है, इसमें कामयाब नहीं है, क्योंकि इनकी डेप्थ अलग अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं दोनों टूल पाथों को कॉपी करो और ये रेड वाले एरो पे आके पेस्ट कर दो, तो वो एंड में आ जाएंगे दोनों। वो कॉपी पेस्ट हो गए। तो ज्योमेट्री चेंज कर दो। अब की बार मशीन रीजन रीचेन ऑल, इन दोनों को कर दो। ठीक है। और जो पैरामीटर में जाओ और जो डेप्थ ऑफ कट है वो यहाँ दे दो। थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो वहां हो जाएंगे। ठीक है। इसके पैरामीटर में जाओ, डेप्थ जो है वो ये है, और जो ज्योमेट्री है वो ये है। ठीक है। तो मतलब हम कॉपी पेस्ट करके भी सेम चीज का हम कर सकते हैं। अगर कभी भी कुछ भी दिल चेंज करने का कर रहा है तो ऐसा नहीं है सब कुछ चेंज किया जा सकता। पैरामीटर में जाओ, जो मर्जी वैल्यू चेंज कर लो। ठीक है ना। अगर आपको वो सेम नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपने इंपोर्ट किया तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। कॉपी हो रहा है बस एक तरीके से, वहां से उठ के इधर आ रहा है। अब उसके बाद जो मर्जी चेंजेस करो, जो मर्जी उसमें वैल्यू चेंज करो, जो करना करो। ठीक। सर एक चीज पूछ। हाँ हाँ बोलिए। सर जो आरपीएम और फीड, वो हम्म। ये टूल वाला डिसाइड करेंगे कि हम खुद डिसाइड कर सकते हैं इसे? हमें ही मतलब क्या करनी है है? सर। उसको कुछ नहीं आता। आप ना उससे उम्मीद भी मत लगाओ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हमें पता है। हमारा टूल का क्या कंडीशन है हमें पता है, हमारी मशीन की क्या कंडीशन है हमें पता है, हमारा मटेरियल कैसा है वो हमें पता है। तो हर चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे को हर चीज का ख्याल रखना है। हमारे यहाँ पे स्पिंडल स्पीड है, फीड है, डेप्थ ऑफ कट है, फीड पर टूथ है, हर चीज का ख्याल रखना है। हमें ऑपरेटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि 8 बजे छुट्टी होनी है और उसका प्रोग्राम 7:30 बजे बंद हो जाए। चाहे उसके लिए मुझे टाइम बढ़ाना पड़े, चाहे फीड स्पीड चेंज करनी पड़े। अगर वो 7:30 बजे वेला हो गया तो वो कहेगा मुझे जाना है, अगला पीस वो लगाएगा नहीं, क्योंकि लगाने में 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा वो इधर इधर घूमता रहेगा, तुम्हारे को गालियां पड़ेगी क्यों वो वेला घूम रहा है। ठीक है नहीं। तो उस चीज का भी हम्म। ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये उसके पास ज्यादा टाइम होगा तो आपको फीड बढ़ा देनी है या स्पीड स्पीड बढ़ा देनी, ताकि जल्दी कट जाए। है ना। ऐसा ना हो कि आपका ऑपरेटर फ्री में घूम रहा है, तो वो आपको आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। और अगर उसको 7:15 बजे उसका प्रोग्राम बंद होगा तो वो आपको गालियां निकालेगा कि ये क्या बना के दिया है ना। अब वो 15 मिनट के लिए ना छोड़ के जा सकता है, ना वहां पे रुकने का उसका दिल करेगा। ठीक है ना। तो वो छेड़खानी करेगा, वो मशीन के साथ छेड़खानी करेगा, वहां पे फीड स्पीड आगे पीछे करेगा। है ना। तो उन चीजों का भी ख्याल रखना है। हमारा मटेरियल में ब्लो होल्स हैं तो उसका ध्यान रखना है। हमारी मशीन का एक्सीडेंट हो रखा है, मशीन तो चलती है 10,000 पे, पर एक्सीडेंट हमें पता है कि एक्सीडेंट हो रखा है, ज्यादा नहीं तेज चलानी। तो उस टाइम हम फिर धीरे रखें, हर चीज का ख्याल रखना पड़े। परमोटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, कि आपको कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है, उसके हिसाब से काम करना। अब टूल की क्वालिटी क्या है, कार्बाइड का टूल है, दूसरा टूल है, सिंपल टूल है ना। तो रफिंग कर रहे हैं कि फिनिशिंग कर रहे हैं, पता लगे आप रफिंग में तो हर चीज सोच रहे हो, जब फिनिशिंग का टाइम आया तब सोच ही नहीं रहे। है ना। या कार्बाइड टूल में हम धीरे स्पीड चला रहे हैं और सिंपल टूल चला रहे हैं वहां तेज चला रहे हैं। तो हर चीज को देख के उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से काम करना। एक कंपनी थी, वैसे तो गलत बात बताने लगा हूँ। एक कंपनी थी लुधियाना में। वहां पे क्या है, प्रोडक्शन होती है। अब उनको हर हफ्ते प्रेजेंटेशन देनी है कि आपने टाइम क्या चेंज किया इसमें, जिससे कंपनी को फायदा होगा। आपने पहले दिन ही बिल्कुल परफेक्ट टूल बना बना दिया तो फिर आप अगले हफ्ते इंटरव्यू वो प्रेजेंटेशन में क्या बताओगे। है ना। तो वो पंगा फंस जाता है। वो अगले हफ्ते बताएगा जी मैंने फीड बढ़ा दी, मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैंने टूल चेंज कर दिया, पहले मैं 20 का टूल यूज कर रहा था, मैं है ना 30 का टूल यूज कर रहा हूँ।
या मैं छोटा टूल यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, पहले मैं कार्बाइड का टूल यूज कर रहा था, इस हफ्ते हमने ये कर दिया, इस हफ्ते हमने ये कर दिया, इस हफ्ते हमने ये कर दिया, ठीक है ना। हमारा ऑपरेटर 15 मिनट वेला खड़ा खड़ा रह रहा था, हमने उसका टाइम ठीक कर दिया, है ना। हमारा ये हो रहा था, हमारा वो हो रहा था, बड़ा ऐसे करके हमारे को अपनी कंपनी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्या डेप्थ ऑफ कट चाहिए, क्या फीड चाहिए, क्या स्टेप, है ना। कई बारी कंपनी फिनिशिंग मांग ही नहीं रही और हम चमकाने लगे हुए हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ड्राइंग भी देखनी है कि ड्राइंग में क्या लिखा है, कि कितनी टॉलरेंस है, कितनी फिनिशिंग है ना। अगर रफिंग से ही काम चलता है तो रफिंग से ही चलाता। कोई जरूरी नहीं है 10 का टूल चलाना है, 20 का चला सकते हो, 20 का चला दो, 50 का चला सकते हो, 50 का चला दो, जिससे जल्दी काम हो जाए वो चलाना है, ठीक है नहीं। तो उसके हिसाब से, टूल के हिसाब से फीड स्पीड भरी जाएगी, ठीक है ना। तो हम ये अपना टाइम बचाना की कोशिश कर रहे हैं एज ए प्रोग्रामर, कि मैंने एक काम कल किया था, वही सेम चीज मुझे रोज रोज आके रिपीटिशन ना हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में सेम चीज रोज बनती है ना। जहाँ पे मतलब कप बन रहा है, वहां पे कप ही बन रहे हैं अलग अलग डिजाइन के, है ना। जहाँ पे साइकिल की गद्दी बन रही है, वहां साइकिल की गद्दी भी बन रही है अलग अलग डिजाइन की। यहाँ पैडल बन रहे हैं, वहां पैडल ही बन रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन सेम है। तो उस टाइम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम आए। आप अपने जूनियर को सिखा जाओ और फोन पे उसको कहो ये वो वाली फाइल उठा के वहां से टूल पास उठा ले, तो आपको पता है गलती होने के चांस कम है। एक नया बंदा खुद से प्रोग्राम बनाएगा, उसमें ज्यादा है, एडिट करेगा तो आप उसको पता है ये यहाँ यहाँ छेड़ना है, इसके अलावा छेड़ना नहीं, तो वहां छेड़ेगा नहीं, है ना। तो वो भी इजी है। आप किसी नई कंपनी में गए, आप उनके आप उनकी फाइल उठा के उसी के हिसाब से प्रोग्राम बना सकते हो जो पहले बने हुए हैं, बराबर। है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि वो पहले पैरामीटर क्या भर रहे थे, तो वो सारा कुछ आपके पास आ जाएगा, है ना। ना उनकी फाइल खराब होएगी, उनकी फाइल भी नहीं खराब होगी, हमारे फाइल में सारा डाटा भी आ गया। अब मैं उसको देख सकता हूँ कि जब नए नए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं या कंपनी ज्वाइन करते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। वीडियो में भेजता हूँ, मॉडल भी मैं भेजता हूँ, इसको बना के देखो, कोई दिक्कत आएगी तो फिर बता, ठीक है। ठीक है।